अब तक ब्लॉगिंग से कितना कमा चुके हैं? वेरी डेंजरस क्वेश्चन। लास्ट ईयर हमारी 3.5 करोड़ की टर्नओवर थी। जब ब्लॉगिंग चालू करी तो पहली इनकम कितनी थी? 1.5 सालों में सिर्फ $12 मैंने बनाए। अब ब्लॉगिंग जैसे कि आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड, रियली इट्स डेड। यूपीएससी का मैं 9 के 9 अटेम्प्ट दिए। 9 के पूरे 9 अटेम्प्ट। मैं जमीन पे सोता था और पंखा ऊपर चलता था तो मुझे लगता था मेरा पंखा मुझे बुला रहा है। घर दुआर रिश्तेदार पूरी दुनिया से छूट गया था तो मैं सुसाइडल स्टेज पे भी चला गया। मैंने खुद की किराने की दुकान अपने घर में खोल ली। 5,000 रुपए मेरे फादर ने कैपिटल दिया था और उस 5,000 के कैपिटल को मैंने 5 सालों में 2-2.5 लाख रुपए कर दिया। आज से 20 साल पहले आप समझ सकते 2 लाख रुपए आज से 20 साल पहले 2 करोड़ के बराबर थी। जिसके रिवेंज में मैंने आईपीएस बनने के लिए ड्रीम देखा, वो बंदा कोविड में डेड कर गया तो मैं ड्रीमलेस हो गया। तब मैं आईएएस बन के देश की सेवा करता, आज मैं एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन के सेवा करता हूँ। तो इस दौरान जो सरवाइव कर रहा है वो 2 तरह के लोग सरवाइव कर रहे हैं इन द ब्लॉगिंग फील्ड। आज तक का आपका सबसे बड़ा परचेज क्या है? मैंने XUV 700 खरीदा, 32 लाख रुपए की थी वो। 1 साल $50,000 कमाए तो देशभक्ति थी, लोगों की सेवा करने की, लोगों के लिए करना था तो जितना कमाया सब लोगों को बांट दिया। इट्स टफ टू मेक मनी बट टफर टू मैनेज द मनी। दोस्तों, विनय विमर्श के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में सतीश कुशवाहा जी से हमने बहुत लंबी बातचीत की। उन्होंने अपने बातचीत के दौरान एक नाम बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मेंशन किया था, अमरदीप जायसवाल। तो आज सतीश कुशवाहा जी की हेल्प से हम अमरदीप जी तक पहुंच गए हैं और आज उनके साथ उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने सतीश से इंस्पिरेशन लेके एक नए एरिया को डिस्कवर किया। अमरदीप यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं और बाकी की चीज़ें जो है हम अमरदीप से सुनना चाहते हैं। अमरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय विमर्श में। आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे कि कहाँ से आप आते हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले तो थैंक यू भैया इनवाइट करने के लिए मुझे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जी। मेरा नाम है अमरदीप जायसवाल और मैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण का रहने वाला हूँ। चंपारण वो चंपारण है जहाँ से महात्मा गांधी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए पहली नींव डाली थी और सत्याग्रह चंपारण जो इंटरेस्टिंग उन्होंने यात्रा चालू करी थी। तो ये कहा भी जाता है, इतिहास के पन्नों में भी है कि भारत की आज़ादी की नींव उसी चंपारण से चली थी, शुरू हुई थी। मैं उसी चंपारण के छोटे से गांव नारायणापुर घाट है। मैं अपने स्टोरी से पहले मैं अपने फादर के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि जस्ट 1-2 महीना पहले मेरे फादर यहाँ पे मैंने दिल्ली में घर लिया है। बहुत मन था कि अपने माँ बाप की सेवा करूँ जी, अपने साथ रखूँ, क्योंकि 20 साल से मैं उनसे घर से दूर हूँ, बाहर हूँ। मेरे फादर पूरे फैमिली में, पूरे गांव में पहले बंदे थे जो 10वीं मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए थे। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के, मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि दिन भर होटल में वो प्लेट मांजते थे मेरे फादर। अच्छा। और रात को पोल के नीचे पढ़ के मैट्रिक एग्जाम पास किए थे। सिर्फ अकेला मैट्रिक पास किया, लेकिन उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद से उन्होंने कबाड़ी का काम किया, कई सालों तक कबाड़ी का काम किया। कबाड़ी में भी एक लेवल पे स्केल किए। फिर उसके बाद से लोहे की बर्तन की दुकान करी। हमारी खुद की अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मुझे पढ़ने में बहुत शौक है। मुझे आज भी इतना पढ़ने का शौक है, मैं सीखना चाहता हूँ। हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि 10 रुपये स्कूल की फीस हुआ करती थी। मेरे फादर वो भी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। ये उस दौरान की बात है? उस दौरान कर रहे हैं। हाँ, जो मेरे फादर खुद, मेरी जो घर है वो घर भी हमने ज़मीन जो है उधार रजिस्ट्री कराई थी। मेरे फादर को कोई 1 किलो चावल भी उधार नहीं देता था। तो वो सब चीज़ हमने देखी थी गरीबी। तो हमारे बड़े भाई जो 2 लोग हैं उनको पापा ने पढ़ाया नहीं। मेरे भैया को साइकिल में झोले में बिठा के लेके दुकान जाते थे। झोले में बिठा के? मेरे भैया 5वीं पास नहीं है। मैं पढ़ना चाहता था, छोटा सा जैसे प्राइमरी स्कूल तक, तो 5th क्लास तक मैंने पढ़ाई करी वहाँ पे। क्या हुआ, 5th क्लास में मैं पढ़ने में ठीक था। तो लेकिन वो मेरे मामा जी की जो किराने की दुकान थी वो मुझे अपने दुकान पे बुला लेते थे, गले पे बिठा के पैसे फेरने होने के लिए, हिसाब करने के लिए। तो मैं करता था। तो कहीं ना कहीं एक जहन में आ गया कि ना पैसे मुझे भी कमाने हैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने घर पे खुद देख के लगा कि हाँ, और चूंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी नहीं थी, मतलब खराब नहीं थी लेकिन ठीक भी नहीं थी। तो और ये लगता था कि यहाँ पैसे बन रहे हैं तो हम बनाते हैं पैसे। तो फिर क्या किया कि मैंने खुद की किराने की दुकान अपने घर में खोल ली। घर में? हाँ, अपने घर में किराने की दुकान खोल ली। 5,000 रुपये मेरे फादर ने कैपिटल दिया था और उस 5,000 के कैपिटल को मैंने 5 सालों में करीब 2-2.5 लाख रुपए कर दिया। आज से 20 साल पहले आप समझ सकते 2 लाख रुपए आज से 20 साल पहले 2 करोड़ के बराबर थी। उस मैटर की वजह से मेरे फैमिली के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे फादर को पूरे पंचायती में उन्होंने स्लैप किया। अच्छा। जब उन्होंने स्लैप किया तो मैं बहुत एग्रेसिव था। नाउ अभी एजुकेशन के बाद मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अब मैं उतना एग्रेसिव नहीं हूँ। जैसे उन्होंने मेरे फादर को मारा तो इन रिवर्ट आई हैव ऑल्सो
मैंने भी उनको मारा। उसके बाद से मैटर बहुत ख़राब हो गया, हम लोग अपना घर छोड़ के शहर में चले गए, सारे लोग? पूरे फैमिली। मेरे फादर लड़ाई झगड़ा नहीं जानते थे, वो नहीं करते थे, बिजनेसमैन थे वो। तो घर छोड़ के हम लोग शहर में रहने लगे किराए पे। तो उसी समय हमारे आए थे एक आईपीएस ऑफिसर रत्न संजय, उन्होंने हमारी मदद करी थी। तो उन्होंने जब मदद करी, जब पूरे शहर में पुलिस थाना कोई मदद नहीं करता था, तो उन्होंने हमारी मदद की, तब हम फिर रीइंस्टेट कर पाए, अपने घर में आ पाए वापस। तो मेरे मन में वही बन गया कि मेरे को आईपीएस बनना है। तो ये था आपका यूपीएससी देने का डिसीजन, ये क्योंकि ये पावरफुल आदमी है। हाँ, जब सब खराब होता है तो ये एक संभाल सही कर सकता सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस। तो पढ़ाई तो छोड़ चुके थे लेकिन? हाँ, तो ये चैलेंज तो था। तो मेरे घर के बगल में, जैसे गाँव में शहरों में छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं, तो एक डॉक्टर थे, वो मेरे आज फ्रेंड भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं। वो डॉक्टर श्याम सुंदर श्रीवास्तव उनका नाम है। मैंने उनसे बोला कि ना मुझे यही बनना है आईपीएस ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बनेगा, आप तो दुकान चलाते हैं और पढ़ते भी नहीं है, तो पढ़ के आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम, पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप बनेंगे। तो मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। फिर मैं एक कोचिंग में गया, वहाँ पे कोचिंग में गया तो सर से पूछा कि मेरे को पढ़ना है, 10th का एग्ज़ाम, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है मुझे। तो उस समय 9th साइड बाई साइड चल रहा था। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि a+b का होल स्क्वायर बताओ। अच्छा ठीक है। तो सोचिए, जो बंदा 10th का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग गया है, उसको a+b का होल स्क्वायर क्या होता नहीं बता पाया। मैं शर्म से वो हो गया। तो उन्होंने, टारगेट तो यूपीएससी है ना, लेकिन ये मतलब उसके लिए तो फिर पढ़ाई पढ़ना तो पड़ेगा ही कि भाई बिना पढ़े तो यूपीएससी नहीं होगा, आईपीएस नहीं बनोगे। तो चूंकि मैं पहली से 5वीं क्लास तक टॉपर था, उन्होंने, मेरे जो सर ने, उनका क्या स्टेटमेंट था सवाल के बाद जब मैं नहीं बता पाया, तो चूंकि वो सर भोजपुरी बोलते थे बीच बीच में, तो कहते थे बाबू तोर बैटरी तो बड़ी डाउन बा। ठीक है, तोर बैटरी बहुत डाउन बा कि ना कोचिंग में तू ना पढ़ पैबो, तारा घरे आवे पड़ी, 300 रुपया महीना लेम और घरे पढ़ाएम, जब तैयार हो जीबो तब कोचिंग में तू आइयो। ठीक है, थोड़ा हिंदी में ही बता दीजिए ऑडियंस के। हाँ, तो मेरे सर बोले कि ना आपको पहले मैं कोचिंग डायरेक्ट नहीं बिठाऊंगा, आपको पहले घर पे पढ़ाऊंगा, 300 रुपया महीने लूंगा, और जब आप तैयार हो जाएंगे कोचिंग के लड़कों के साथ बैठने के लिए, तब जो है मैं आपको कोचिंग में ले आऊँगा। मैं एग्री हो गया और 300 रुपया महीने उनको दे के मैं पढ़ने लगा। और फिर मैंने वहाँ से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। और मैं अपने कोचिंग का, उस समय बिहार में 2004-05 में मैंने दिया था, उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद से जब मैंने अच्छे से तैयारी करी, तो कोचिंग में विदाई होता है, 1 महीना पहले कोचिंग में कोर्स पढ़ाने के बाद से विदाई होता है। तो विदाई में सर ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि एग्ज़ाम बेतिया के मिशन सन तेरेसा में होगा कि दिल्ली के लाल किला में होगा, अमरदीप का तो फर्स्ट डिवीज़न ही आएगा। दिस इज़ माई 15 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग। उन्होंने ये कहा और कहते थे कि ऐसा लिखता है लड़का कि ऐसा लगता है जैसे मैंने लिखा है। और रिजल्ट जब आया तो इकलौता मैं ही अपने कोचिंग का फर्स्ट डिवीज़न बंदा था। अच्छा, तो उनकी बात सच हो गई? सच। 10th पास हुआ और तो वहाँ एक डिसीजन बहुत टफ था मेरे लिए कि यहाँ बसी बसाई दुकान को छोड़ के फिर पढ़ाई करना, क्योंकि एजुकेशन के मामले में उस समय बिहार बहुत पीछे था। अब तो ठीक हो गया है। तो मुझे फिर ये डिसीजन करना था, घर छोड़ना था। तो एक तो लोग कैरियर बनाते हैं, उससे मुझे अपना एक कैरियर तोड़ के और फिर दूसरे कैरियर में जाना था। मैं अपनी लाइफ में 3-4 कैरियर चेंज कर चुका हूँ इसी वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वहाँ आसपास के, चूंकि मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो वहाँ आसपास में सारे लोग बिजनेसमैन ही हैं और वो बिजनेस को ही सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी में तुमको पैसे ही तो कमाने हैं। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएशन करके रिटर्न आके और कॉपी कलम का, किताब का दुकान खोले हुए थे। वो कहते थे कि फिर तो देखो हम लोग यहाँ कहाँ नौकरी मिला, नौकरी नाम कुछ था नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा जी। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं 3 भाई हैं, तुमको पैसे लगा दूंगा तुम्हारे हिस्से की, फिर आगे तुम कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे हिस्से के जो पैसा होगा वो मेरे पढ़ाई में लगा दीजिए, मैं पढ़ूंगा जरूर। मैं इतना डेडिकेटेड, मैं ये बता नहीं पा रहा था उन लोगों से कि मैं ये क्यों लगी यार। ये अंदर ही अंदर चल रहा था आईपीएस का, ये अंदर ही डिसीजन था, ये करना था। अभी मैं रिवील नहीं कर रहा था क्या ही करने का। और फिर उसके बाद से दुकान बंद करके मैं गोरखपुर चला गया। 12th वहाँ से करी? 12th गोरखपुर से किया। और ये यूपीएससी की तैयारी कहाँ से करी आपने? यूपीएससी की तैयारी मैंने यहीं दिल्ली से किया। मुखर्जी नगर? नहीं, करोल बाग सबसे से। फेमस जगह वही है? हाँ, मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम के लिए है। अच्छा। चूँकि ये भी बड़ा गेम है मेरे साथ। मैं उसके बाद से 12th के लिए गोरखपुर गया। गोरखपुर से मेरे टीचर ने गाइड किया, मिस गाइड किया, आई डोंट नो, क्योंकि आप जब यात्रा में होते तो आपको नहीं पता होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ कैसे जाना है। तो आप राहगीर होते रहे हो, आप लोगों से पूछते हो कि जी हमको यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे। तो मैंने अपने सर से पूछा तो उन्होंने कहा इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने कहा इंजीनियर नहीं बना, मुझे आईपीएस बना। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग करके तुम अच्छे आईपीएस बन सकते हो और जल्दी आसानी से बन सकते हो। तो उन्होंने मुझे कोटा भेज दिया तैयारी के लिए। अच्छा, तो 2 साल भी गए? 2 साल मैंने कोटा की तैयारी किया इंजीनियरिंग की। तो मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, या ट्रिपल ई में नहीं हुआ, तो यूपीटीयू में मेरा हुआ। मेरी अच्छी रैंक थी, लेकिन मुझे काउंसलिंग करना नहीं आता था।
अच्छा। तो मुझे एचबीटीआई कानपुर मिल गया होता मेरी रैंक पे। 16 या 17 हज़ार पूरे यूपी में मेरी रैंकिंग थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं आता था, तो मैंने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज थी तो उसमें मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर से मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया। 2009 की बात है। और आपने बीटेक भी किया पूरा? हाँ, मैं पूरा बीटेक किया हूँ, इंजीनियर हूँ मैं, मेरे पास डिग्री है बीटेक की, क्योंकि ग्रेजुएट तो होने में के किया बीटेक? मेरी स्ट्रीम थी ट्रिपल ई ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 2009 से 2013 में मैंने बीटेक पास आउट किया। तो 2009 में एक आईएएस ऑफिसर थे प्रकाश राज पुरोहित, जो भी इंजीनियर थे और मेरे ही ब्रांच के थे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, आईआईटी दिल्ली के थे। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिक्स से आईएएस का एग्जाम दिया और उनकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी। तो मैंने जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा था किया था, मैं उनको आइडलाइज करके डायरी में नोट्स बना के मैं उसको फॉलो करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब मैं 13 तक तैयार हुआ आईएएस का एग्जाम देने के लिए, बीटेक पास करके, पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही चेंज हो गया। आप कितनी बार आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया? यूपीएससी का मैं 5 अटेम्प्ट देने के बाद से हार मान गया और छोड़ के घर चला गया था। 5 बार? 5 बार अटेम्प्ट देने के बाद से वाह। मैं हार मान गया। हाँ, वैसे मैं हार मान नहीं रहा था, लेकिन फैमिली प्रेशर और कुछ खुद से भी लग रहा था कि यार क्या करें, नहीं हो रहा है। तो छोड़ के चला गया मैं घर, और घर पे अपने फैमिली का बिजनेस देखने लगा। तो जब 2-3 महीना बिजनेस देखने लगा, तो उसी दौरान यूपीएससी का हर साल रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट जब मैंने पढ़ा तो अनुदीप दुरीसेट्टी थे, उन्होंने 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। अच्छा। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि जब अनुदीप कर सकता है तो अमरदीप क्यों नहीं कर सकता है। फिर से मैंने अपने बैग को उठाया और दोबारा मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए गया और 9 के 9 अटेम्प्ट दिए। 9 के पूरे 9 अटेम्प्ट? अभी प्री क्लियर हुआ आपका? नहीं, मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी स्टेज मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं फर्स्ट स्टेज में ही फेल रहा हूँ, कभी 1 नंबर से, कभी 5 नंबर से। तो ये जो आपने यूपीएससी की तैयारी से इतना कुछ सीखा, तो इसमें अभी आपका जो करंट करियर है इसमें कहीं कुछ फर्क पड़ा आपको? ब्लॉगिंग बहुत बड़ा रोल है। मैं कहते हैं कि जब डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि जहाँ पे आप हो वो आप यूं ही नहीं पहुंचे हो, एक डॉट्स बने हैं, उसी को आप फॉलो अप करते गए। क्योंकि मैं तो आईपीएस बनने चला था। व्हेन अंडरस्टैंड किया यूपीएससी के एग्जाम को, तो आई कन्वर्टेड माइंडसेट कि मेरे को आईएएस बनना है, क्योंकि आईएएस हैज मोर पावर देन द आईपीएस ऑफिसर। ठीक है। तो मैं आईपीएस से आईएएस के लिए कन्वर्ट किया। कोविड के दौरान ही मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी, और जब लास्ट अटेम्प्ट थी तो जिसके रिवेंज में मैंने आईपीएस बनने के लिए ड्रीम देखा, वो बंदा कोविड में डेड कर गया। तो मैं ड्रीमलेस हो गया कि अब क्या करूं। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब अगर आपके आईएएस बनने की जो वजह थी, जैसे अभी आपने बोला कि रिवेंज के लिए किया, शायद वो वजह गलत थी, इसीलिए कभी आपने ऐसा कभी इंट्रोस्पेक्ट करते ना कि यार हाँ। शायद हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए 9 अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं। बहुत। आई थिंक बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं जिनको शायद 9 अटेम्प्ट्स मिलते भी नहीं। आपको अगर 9 जनरल कैटेगरी को 6 है, ओबीसी का 9 है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरी जो वजह है आईपीएस बनने की, कि मैं बस पावर चाहता हूँ, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि यार जिसने मेरे साथ गलत किया कि मैं भी कुछ बन के दिखा सकता हूँ आपको? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपको। एक टाइम के बाद आई रियलाइज दिस। मैंने आईपीएस के लिए सोचा था, आईपीएस बनने के लिए, टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हिम। लेकिन जब मैं तैयारी करने लगा तो मैंने रियलाइज किया कि ये मैं एक अकेला इंसान नहीं हूँ जो इस चीज से सफर कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करने लगा तो मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगे, और बहुत सारे इंडिया में गवर्नेंस क्या होते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो चूंकि आईपीएस इज पोलिसिंग, एक पुलिस का वर्क है, लेकिन जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको पॉलिटिक्स, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हर चीज पढ़ते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली क्या होती है, मैं कहूँ कि मेरी जो जर्नी रही है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रही है जी। तो तब मैं एक डेवलपमेंट था, एक मैं एग्रेसिव बंदा था जो कि इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम समवन। लेकिन उसके बाद से जब यात्रा में सच में प्रैक्टिकली जब घुसते हैं तैयारी करने, तो आपको रियलाइज होता है कि एक पुलिस की जो रिवेंज की वैल्यू है वो एक टाइम के लिए, एक जगह के लिए। तो मैंने कहा ये तो केवल मेरी समस्या नहीं है, इससे तो पूरा इंडिया ग्रस्त है। तो मैंने सोचा कि मैं आईपीएस बनूंगा तो केवल अपना रिवेंज लूंगा, लेकिन अगर मैं आईएएस बनूंगा तो आईपीएस कम्स अंडर द आईएएस। आईएएस के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। तो फिर जब मैंने पॉलिटिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, फाइनेंशियल कंडीशन, एजुकेशन पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ना बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे मुझे एज ए सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज जर्नी टू टेक अ रिवेंज इज कन्वर्टेड टू सर्व द नेशन, एंड देन आई शिफ्ट कर दिया कि मैं आईएएस बनूंगा। वो आपने माइंडसेट अपना चेंज हो गया ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये कब, किस दौरान रियलाइज हुआ? लाइक 3rd 4th अटेम्प्ट कब? दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद रियलाइजेशन आ गया था कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद मैं ही अकेला भुगता। हाँ, अकेला मैं ही नहीं भुगत रहा हूँ, तो और बड़े लार्ज पे करते हैं।
यूपीएससी अगर क्लियर हो जाता हम्म। तो आप तब ज्यादा खुश होते हैं या आज ज्यादा सेटिस्फाइड हैं विद व्हाट यू आर डूइंग? लाइफ का एक गोल होता है कि आपको एक्चुअली करना क्या है जी। आईपीएस बन के भी करना था तो एक इनिशियल था कि रिवेंज लेना था, फिर कन्वर्टेड टू आईएएस की सेवा करना है। तो करना क्या था? मुझे करना था देश और समाज की सेवा। तब मैं एक आईएएस बन के सोच रहा था कि वहां पे एजुकेशन इकोनॉमी पे काम करूंगा, लोगों की जिंदगी बदलूंगा। आज मैं एक बिजनेसमैन हो गया हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, एक अच्छी रेवेन्यू बना रहा हूँ। तो आज भी इंटेंशन मेरा वही है। जो मेरी यूएसपी क्रिएट हुई, जो मेरी डेवलपमेंट हुई थॉट की, लाइफ की और सोचने की, वो यूपीएससी के प्रिपरेशन ने मुझे दे दिया। वो मेरी पर्सनालिटी इनकलकेट कर दिया और वही पर्सनालिटी मेरी रिटेन रही। तो पर्पज यही है कि देश की सेवा करना है। तब मैं आईएएस बन के देश की सेवा करता, आज मैं एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन के सेवा करता हूँ। क्योंकि इस रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि जो इंडिया में कैंसर की जो इलाज चलती है, टीबी की इलाज चलती है, मिलिंडा एंड बिल गेट्स के फंड से चलती है। तो जो बड़े बड़े बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये इतने सारे फंड चलाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियली। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई किसी को काम करना है तो पैसे चाहिए। तब मैं आईएएस बन के सेवा करता लोगों के पैसे से। आज मैं खुद पैसे कमा के अपने पैसे से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। कुछ फिलैंथ्रोपी करते हैं आप? डोनेट अभी मैंने किया है बहुत सारे, तो मैं छोटे मोटे तो बहुत किया हूँ, लेकिन एक अच्छा खासा ये किया था कि छठ पूजा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो छठ पूजा होती है। तो लास्ट ईयर जब छठ पूजा थी तो मेरा जो गाँव है उस पूरे गाँव में मैंने पीतल की सूप जो पूजा करने के लिए और नारियल पूरे गाँव को मैंने बांटा था। इन सब के बाद जब 9 अटेम्प्ट्स के बाद फिर आपको ब्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया? अभी basically, ये क्या हुआ ना कि जब मैं बिफोर कोविड जी मैं 7th अटेम्प्ट दिया था, 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी गया में पोस्टेड है, आईएएस ऑफिसर है। वो 6th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 77 रैंक गेन की। मेरी ही कोचिंग की थी जहां से मैं कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करें यार, तो सी सजेस्टेड मी टू गो टू विपासना। अच्छा, विपासना, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि टू क्वालिफाई दिस एग्जाम 3 अटेम्प्ट प्रिपरेशन इज मोर देन एनफ। नाउ यू आर ओवर इन्फॉर्म्ड। यूपीएससी में कैसे आया वो उनके सजेशन से आया। डिटॉक्स योर ब्रेन एंड मेडिटेशन ऑफ द विपासना इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्सन ऑफ योर ब्रेन। तो ब्रेन को डिटॉक्स करेगा, रिलीज करेगा। तो मैंने क्या किया कि देहरादून में विपासना का जो सेंटर है, क्योंकि मैं चाहता था कि हिल प्लेसेस पे जाऊं और वहां पे जाकर शांति से मैं सच में विपासना करूं। मैंने कहा कि जो कुछ भी किया मैंने पूरे शिद्दत से किया। तो मैंने 10 दिन के लिए वहाँ विपासना बुक किया। तो उसके एक दिन पहले वहां चला गया, गूगल पे सर्च करके कि टूरिस्ट प्लेस पे कोई नियर बाई है क्या वहां पे। तो वहाँ एक संथला देवी का मंदिर था। 300 सीढ़ी चढ़ के सांतला देवी के मंदिर पे जाना था। तो वहां पे जब मैं गया तो दर्शन किया। वहां पे टापू था वहां पे, और वहां पे चाय कॉफी वगैरह की दुकान थी, ढाबा थी। तो जब तक मैंने मंदिर में जब दर्शन करके आया तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं। तो चाय वाले से मैंने बोला भाई चाय बनाई। तो वहाँ पे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा था। यही वो इंसिडेंट है जो मैं आज ब्लॉगिंग में आया। तो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि न्यूज़पेपर के कोने में लिखा हुआ था, रिचेस्ट मैन ऑफ द चाइना has resigned from his company and now living his normal life। तो चूंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान, यूपीएससी में तो अपने आप में सब चीज पढ़ रहे थे, तो मैं पूछा था कि जैक मा जो थे, जैक मा अली बाबा का फाउंडर, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया उन्होंने? भाई ऐसा रिजाइन मतलब, और अभी तो रिसेंटली उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी जर्नी भी नहीं है, अभी 10-15 साल ही हुआ था उनको। तो ये मेरे को हंच किया वो आर्टिकल। फिर मैंने कहा कि रिसर्च करूंगा इसको। तो फिर उसके बाद से मैं जाके मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन के बाद जब मैं रूम पे गया घर पे, तो मैंने ये रिसर्च किया कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया था। तो पता चला कि ही सेड कि एक लाइफ होती है, स्ट्रगल होती है, एक अचीवमेंट होती है, मैंने उतना अचीव कर लिया, अब मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो मैं कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि ये करते क्या थे। फिर मैंने और रिसर्च करने गया, क्योंकि माइंडसेट मेरी उसी तरह की थी। तो मैंने रिसर्च किया कि वो कैसे करते हैं, मतलब क्या किए थे उन्होंने। तो उस तरह से मैंने फाइंड आउट किया कि उनका बिजनेस मॉडल क्या था। तो उन्होंने, वो हिस्ट्री के एक टीचर थे, इंग्लिश सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, और फिर उन्होंने फाउंडेशन रखा अली बाबा के लिए। तो जो भी चाइना में प्रोडक्ट्स बनते थे वो यूरोप में ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, दुनिया के जो टॉप 10 बिलियनियर हैं वो क्या करते हैं। तो सबके बारे में, जैसे जुकरबर्ग हैं, जेफ बेजोस हैं, इन सबके बारे में देखा तो रियलाइज हुआ कि ये सब लोग जो है बहुत पुराने नहीं है, 10 से 15 साल 20 साल के अंदर ही बिलियनियर बने दुनिया के। ये भी नहीं कि बाद में 50-60 साल से जो दुनिया पर राज कर रहे हैं या इतना पैसे बनाए हैं। फिर मैंने सोचा कि ये इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो एक चीज मैंने पाया कि इनमें कॉमन फैक्टर था कि दे ऑल आर डूइंग डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस। तो पहला जब मैंने सर्च किया कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, तो यूट्यूब पे सतीश भाई का वीडियो आया, सतीश कुशवाहा जी का। तो सतीश के वीडियोस के नाम से कर आता था। तो मैंने उनका वीडियो देखा।
तो चूंकि पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो चुकी थी कि कौन फेक बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये रियलाइज हो गया था। तो मैंने देखा बंदा तो जेन्युइन है। और ये क्या करते थे, अपने वीडियो पे लोग एडसेंस खोल देते थे, पूरा कार्ड खोल देते थे, वो एकदम प्रूफ कराते थे कि हाँ देखो जेन्युइन चीजें हैं। तो ब्लॉगिंग के बारे में पहला वर्ड मैंने सतीश भाई से सुना, एंड देन मुझे डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था फ्रॉम द स्क्रैच। और मैं कोविड में ट्रैप था उस समय, दिल्ली में ट्रैप था कोविड में, और मैंने उसी समय एकदम शुरू से लेके स्टार्ट किया। और ये ब्लॉगिंग में भी आने से पहले जब मैं कोविड में ट्रैप हो गया था तो मैं सोचा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने यूट्यूब पे मेरा चैनल है श्योर शॉट एकेडमी करके, मैंने ये सोचा कि मैं आईएएस नहीं बना तो कोई बात नहीं है, और मैंने कमिटमेंट किया कि पूरे लाइफ टाइम में अपने मैं 1000 आईएएस आईपीएस मैं बनाऊंगा अपने गाइडेंस से। तो मेरा चैनल आज भी उसमें 400-500 वीडियो मैंने डाले हैं। हाँ श्योर शॉट एकेडमी यूट्यूब पे चैनल। उस समय 400-500 सब्सक्राइबर हो गए थे, और बहुत मैंने नंबर दे दिया था, बहुत सारे बच्चे मेरे गाइडेंस में डायरेक्ट प्रिपरेशन भी कर रहे थे। और उस समय जो मैंने यूपीएससी देखिए अब मैंने 9 अटेम्प्ट दिए, मैं फेल जरूर हुआ लेकिन मैंने डिकोड कर दिया। दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट श्योर शॉट एकेडमी, कि आप श्योरिटी से कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया था इंडियन पॉलिटिक्स का कि सब्जेक्ट वाइज मैं उसमें पढ़ा रहा था, तो जो मैंने डिकोड करके डाले थे, तो उसी साल मेरे अटेम्प्ट छोड़ने के बाद जो पेपर आया था नेक्स्ट ईयर, 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन मेरे उस वीडियो से आए हुए थे। तो वीडियो में बजा रहा था, तो फिर फाइनेंशियल क्रंचेज आ गए थे फैमिली से, क्योंकि फैमिली के लोग नाराज हो गए थे। वो कह रहे थे कि जिद पे अड़े हो, तो क्या करता मैं, रूम का खर्चा, अपना खर्चा, पैसे ले नहीं रहा था घर से, थोड़ा सा घर से भी लोग नाराज हो गए थे। तो ये था कि किसी तरह से 10,000 रुपया महीने का आ जाए, कि 5-6 हज़ार रूम का दे दूं और 5-6 हज़ार खाने का। पूरे 9 साल का जो खर्चा है किसने उठाया था? हाँ 9 साल का जो खर्चा था वो मेरे पापा और दोनों भैया। 15,000 रुपये आता था मुझे, 1500 रुपये से शुरू हुई थी, घर से आता था 500-500 रुपये लोग भेजते थे, उसके बाद से वो 15,000 रुपये तक गया। 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे को हर महीने तीनों लोग देते थे, तो 15,000 रुपये मेरे आते थे। जब ब्लॉगिंग चालू करी तो पहली इनकम कितनी थी? तो ब्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो ब्लॉगिंग में भी ये था ना कि मेरे को ना मैं मेन यूट्यूबर था। यूट्यूबर क्या कि मैं पढ़ाना चाहता था, जो भी मैंने सीखा था 9 साल में, मैं चाहता था कि मैं दे दूं, लोगों को गाइड कर दूं। तो फिर ब्लॉगिंग के लिए मैंने क्या किया कि उसमें भी था कि ना, जैसे कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया, जो मेरी अभी खुद की मेरी प्रेजेंट वर्किंग जो है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड आपकी जो लॉ मेकिंग है, और चौथी होती है मीडिया। तो मैंने आज का न्यूज़.com वेबसाइट बनाया, जिसमें मैं चाहता था लोगों को अवेयर करूं न्यूज से। मैंने उसको स्टार्ट किया आज का न्यूज़.com। का जो ब्लॉगिंग है वो आप न्यूज़ डोमेन में करते हैं? न्यूज़ डोमेन में मैंने स्टार्ट किया था, वो भी सतीश भाई के यूट्यूब चैनल पे एक पवन राय करके आए हुए थे, जो ऑटो ब्लॉगिंग से न्यूज वेबसाइट चलाते थे। तो उन्हीं को फॉलो करके मैंने उनको कोशिश भी किया मिलने से, बात करने से, लेकिन बात नहीं हुई। फिर मैंने वही न्यूज वेबसाइट चलाया। 1.5 साल तक मैंने काम किया, और 1.5 सालों में सिर्फ $12 मैंने बनाए। 1.5 साल में $12? केवल $12। लेकिन वो जो $12 थे ना, वो मेरे को पहली जो 6 महीने बाद मेरे एडसेंस में $0.01 आया था, वही मेरे को बिलीफ दे दिया था कि मैं इसे मिलियंस डॉलर बना सकता हूँ। एंड आई मेड इट। मैंने मिलियंस डॉलर बनाए। वो 1.5 साल तक $12, उसके बाद से घर द्वार रिश्तेदार पूरी दुनिया से छूट गया था, एकदम अकेला फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं सुसाइडल स्टेज पे भी चला गया था। अच्छा। मैं जमीन पे सोता था और पंखा ऊपर चलता था, तो मुझे लगता था मेरा पंखा मुझे बुला रहा है, आओ लटक जाओ, आओ लटक जाओ। तो मैं सुसाइडल पे चला गया था। जब मेरे को सुसाइडिंग का आता था तो मैं निकल के बालकनी में बैठ जाता था, फिर सोचता था नहीं कुछ ना कुछ करूंगा। ब्लॉगिंग में एंट्री के बाद भी 1.5 साल लग गए थे। $12 तो कुछ भी नहीं होता है, खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। मेरे मकान मालिक को मैं रेंट भी नहीं दे रहा था, उधार चल रहे थे। तो उसके बाद से एक चीज आई वेब स्टोरीज, उस पे मैंने स्टार्ट। सतीश ने आई थिंक वेब स्टोरीज पे कुछ एक वो भी बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कुछ वीडियोस बनाए थे। हाँ तो हाँ उनकी वीडियोस देखे थे। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। जो मैंने पहली वेब स्टोरीज बनाई थी वो 12 घंटे में बनाई थी। 12 घंटे में? 5-6 घंटे आज, वो भी एक दिन में, 2 दिन में। आज 5-6 घंटे और अगले दिन 5-6 घंटे, क्योंकि उसका जो ऐप था बनाने वाला वो बहुत टफ था, वो अपडेटेड नहीं था, बहुत आउटडेटेड था, तो बनता नहीं था। और पहली बनाई तो मैंने, जो मेरी को फाउंडर हैं सबाना, मैंने उनसे बोला था कि आज हमने इसको 12 घंटे में बनाया है एक वेब स्टोरी, एक टाइम आएगा जब मैं इसको 30 मिनट में बनाऊंगा। और आपको यकीन होगा कि 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद हम 5 मिनट में एक वेब स्टोरी बनाए। उतना मैंने उसमें मास्टरी किया जी। तो आपकी जो ब्लॉगिंग है इसका सक्सेस सीक्रेट क्या है? देखिए ब्लॉगिंग, जैसे कि आज के डेट में लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड। जी। रियली इट्स डेड। डेड इन द 2 सेंस। पहला कि अगर आप ट्रेडिशनल ब्लॉगर हैं, द वे आई हैव स्टार्टेड, अगर वैसा आप कर रहे हैं तो रियली आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि इतना चीजें बदल गई हैं। दूसरा,
कि अगर आप थोड़ा बहुत सक्सेस भी हो रहे हैं, पनप भी रहे हैं एज ए ट्रेडिशनल ब्लॉगर, तो गूगल के अपडेट 15 दिन के बाद आ जा रहे हैं, 10 दिन के बाद आ रहे हैं, कभी तो महीने में 2-3 आ जा रहे हैं, वो आपकी साउट को डाउन कर दे रहा है। तो इस दौरान जो सर्वाइव कर रहा है वो 2 तरह के लोग सर्वाइव कर रहे हैं इन द ब्लॉगिंग फील्ड। वंस व्हेन यू आर अ प्रो ब्लॉगर, प्रो मीन्स कुछ हैक्स हैं, कुछ क्रैक्स हैं, उनको फॉलो करते हो, देन यू आर एबल टू मेक इट। और सेकेंड कि अभी के डेट में कोई भी आप आर्टिकल डालो एज ए ब्लॉगर, तो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां डाल रही हैं, आज तक हुआ, एबीपी हुआ, जो हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स, वो सारे लोग डाल रहे हैं। इवन एक टॉपिक पे पहले से हजारों आर्टिकल्स हैं, तो उनकी अथॉरिटी ज्यादा है, उनके पास टीम ज्यादा है, उनके पास सेटअप ज्यादा है, तो वो गूगल में रैंक कर रहे हैं, तो आप करेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने आज का न्यूज को एज ए मीडिया, एज ए ब्रांड वैल्यू बना रहा हूँ, जिसमें उसके अंदर आपके सब ब्रांड्स हैं, उसके अंदर मैं मल्टीपल डोमेन्स में काम करता हूँ, ठीक है ना, उसके अंदर में 8-10 और डोमेन पे मैं काम करता हूँ, तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और हम मेन मीडिया स्ट्रीम में, जैसे हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम में स्टार्ट किया है, और कुछ लाइसेंसिंग रुके हुए, तो हम प्रिंट मीडिया में भी जा रहे हैं आज के न्यूज के नाम से ही। तो ये मेरा अभी प्लान है इस तरह से इसको। तो अभी आपके जो जैसे आपका रेवेन्यू है, उसमें क्या सोर्सेज क्या है? ब्लॉग पे आपके एड्स, डायरेक्ट एड्स आते हैं, एडसेंस है, गूगल के एडसेंस से हमारे रेवेन्यू आते हैं। एफिलिएट वगैरह कुछ करते हैं? एफिलिएट में जैसे मेरे एक पार्टनर हैं, उनको हमारे जैसे साइट पे ट्रैफिक आ रही है, तो वो एफिलिएट का वो देखते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज आप वो हमें दे देते हैं, बाकी मैक्सिमम वो रखते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, मैं हर चीज एक आदमी नहीं कर सकता है, तो वहां से भी रेवेन्यू आते हैं। कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक जो मेंटेन होता रहे, आता रहे, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपकी? स्ट्रेटजी को बताना चाहेंगे ऑडियंस को जो देखेंगे ब्लॉगिंग फील्ड में? तो देखिए, स्ट्रेटजी तो अभी बताना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ना मैं ये गलती एक बार कर चुका हूँ, अपनी खुद की सारी प्लान स्ट्रेटजी मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया था। अच्छा। मेरी यूट्यूब पे एक दूसरी चैनल थी, फिनिक्स मैन के ही नाम से, जिसपे मैं लोगों को $100 अ डे कमाना सिखाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने क्या किया कि मैंने एडसेंस दिखा दिया, मैंने साइट दिखा दिया, मेरी ही कॉपी का रेप्लिका बना दिया उन लोगों ने, जो मैं इधर पब्लिश करता तो वहीं उधर पब्लिश कर देते थे। एक मेरी साइट थी ssite.org, उन्होंने एक और एस डाल के वेबसाइट बना दिया। मेरा आज का न्यूज है, उसी में आज का न्यूज में डबल ए की जगह कुछ वर्ड इधर चेंज करके जो मैं इधर पब्लिश करता उधर कर रहे थे, और मेरे को स्पैम कर करके मेरा साइट डाउन कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया। तो मैं उस तरह से, आप उस मोड में नहीं हो कि आप मोड में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूँ, हाँ थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि ना, आप ट्रेडिशनल ब्लॉगर के तरफ मत जाइए। गूगल का एक नया फीचर है ट्रेंड्स, उस गूगल ट्रेंड्स में जाइए, तो उधर अगर उस लोग करेंगे काम, तो मतलब ट्रेंड में जो नया है उस पे, हाँ, क्योंकि उधर कंपटीशन नहीं है। नए ब्लॉगर्स हैं वो भी, मतलब आपके हिसाब से क्या गलतियां कर रहे हैं जो आप उन्हें सजेस्ट करोगे ये आप अवॉइड करें? अगर ब्लॉगिंग आप अकेले करते हैं या ब्लॉगिंग एज ए ब्लॉगर करते हैं, तो शायद सक्सेस होना बहुत टफ है, नामुमकिन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्लॉगर को ब्लॉगिंग को एज ए प्रोफेशन लेके चलना पड़ेगा। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे आपके डोमेन में इन्वेस्टमेंट लगेंगे, होस्टिंग में लगेंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट लगेंगे, आपको टीम बनानी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते। तो आप ये कह रहे हो कि ब्लॉगिंग अब कोई वन मैन आर्मी वाली गेम नहीं है। पहले जैसे कहते थे कि लोग स्टार्ट करते थे, सिंगल बंदा ब्लॉग चला रहा है, 3-4 पोस्ट हफ्ते के उसने डाले और उसका चल रहा है, तो अब वो वाला सीन नहीं, वो वाला नहीं। टीम रख, प्रोफेशनली आपको एज अ बिजनेस, एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू। आपकी अभी कितनी बड़ी टीम है, कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास मैंने अकेला स्टार्ट किया था, उसके बाद से 37 की मेरी टीम थी, अभी थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि क्वालिटी टीम हमने बना दिया है। एआई के ज़माने में फुल्ली एआई आप नहीं कर सकते हैं या पार्सियली भी नहीं कर सकते, तो हम अपनी टीम को ट्रेन करके, अभी हमारे पास 17 से 18 लोगों की टीम है। और अभी आपने कर दिया? हाँ, हाफ कर दिए हैं। और लेकिन जो मेरे पास ऑनलाइन भी टीम थी, जैसे ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अभी मेरी साउथ की टीम जो है वहाँ से 8-10 लोग हैं जो वहाँ से काम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मेरी एक साउथ की हेड है, उनको मैंने वहाँ डिप्लॉय कर दिया है और वो उन टीम को हैंडल करती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इन हाउस हम अपनी टीम को और बढ़ा रहे हैं, हम एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अब जैसे यूपीएससी आपने इतना ट्राई किया, नहीं हुआ, ये आपने ब्लॉगिंग चालू की, इतनी मेहनत करते हैं आप उसमें, इंडस्ट्री भी बहुत चेंज होती रहती है। आप अभी बोल रहे हैं कि भाई कभी भी 15 दिन में अपडेट आ रहा है, महीने भर में आ रहा है, पहले 3-3, 6-6 महीने में अपडेट्स आते थे। तो आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो उसमें कि अब क्या करना चाहिए, अब कौन सा ट्रेंड आ रहा है? लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि ब्लॉगिंग इज डेड, वो पैसे नहीं कमा पा रहे। अगर आप कमा पा रहे हो तो आप तो कुछ डिफरेंट कर रहे हो। अगर आप वो सीक्रेट, तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि भाई आप कैसे कर रहे हो एग्जैक्टली, बट अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो? अपडेटेड रखने के लिए है ना कि जो अभी न्यू, मैंने कहा कि ट्रेडिशनल को ब्रेक करके न्यू मॉडल क्या है। न्यू मॉडल ये है कि कुछ कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी पे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड है जी, तो आपको
उन कीवर्ड्स पे कमांड रखनी होगी। जी। हमने चूंकि अभी हमको 2021 से हमने स्टार्ट किया था, 4 साल हो गए हैं इसमें, हम्म, तो 4 साल में हमने पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट बना रखा है। हम्म, हम आज बता सकते हैं कि अमेरिका के लोगों की, चूंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन मेन हमारा फोकस यूएस का रहता है, हम्म, ठीक है ना, इंडिया में भी। तो मैं अपने आप को एज ए ब्लॉगर नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को एज ए डिजिटल मीडिया पर्सन कहता हूँ, ठीक है ना। तो चूंकि मेरा यही है, आपको अपनी ब्रांड यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो मैं डिजिटल मीडिया के रूप में हूँ, तो उसमें आप मैं क्या करता हूँ कि क्या क्या चीजें घट रही है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी लॉस एंजल्स में फायर हुआ था, फायर ठीक है ना। अब वो फायर हुआ, जिस दिन रात में फायर हुआ, हम रात में ही जागे थे, रात में ही उसे आर्टिकल लिखे एंड वी रैंक ऑन दैट आर्टिकल। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपडेट रखना है। अपडेट रखने के लिए गूगल ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। फाइनेंशियली कोई ऐसा लेसन है जो आपने बहुत लेट सीखा लाइफ में, बट आप उसको एक रूल की तरह लेके चलते हैं? हाँ, चूंकि जब मैंने शुरू के 1 साल $50,000 कमाए, हम्म, तो देशभक्ति थी, लोगों की सेवा करने की, लोगों के लिए करना था। तो जितना कमाया सब लोगों को बांट दिया, फिर दोबारा जितना कमाया वो भी बांट दिया। तो मैंने फिर एक बुक पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत अच्छी बुक है। हाँ, तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जब उसमें पढ़ते रहा, अभी मैं बुक पढ़ भी रहा हूँ, तो रियलाइज हुआ कि ना इस तरह से नहीं होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज द मनी। जी। इट्स टफ टू मेक मनी बट टफर टू मैनेज द मनी। तो वहां से मनी मैनेजमेंट सीखा। जिसको भी जरूरत थी, जो मांगता था दे देता था, फैमिली, रिश्तेदार, जो भी जैसे भी, मैं खूब खर्चा किया, जितना कमाया सब लुटा दिया। फिर अब रियलाइज हो कि नहीं, अब मनी को मैनेज करना पड़ेगा। और मनी मल्टीप्लायर जो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि 40-40-20 मैंने कर दिया, कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 40 रुपये आई विल सेव, 20 रुपीज आई विल रिजर्व एंड 40 रुपये आई विल री इन्वेस्ट। ओके। ये फॉर्मूला पे मैं काम करता हूँ फाइनेंशियली। आज तक का आपका सबसे बड़ा परचेज क्या है? मैंने XUV 700 खरीदा, 32 लाख रुपए की थी वो। ओके, टॉप एंड। हाँ, टॉप मॉडल। अभी जैसे जो जितने लोग यूपीएससी देने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी एडवाइस? ये क्वेश्चन आपका मेरे दिल के करीब का है, क्योंकि मेरा खुद का, जैसे मैंने बोला था, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में 1000 IAS IPS बनाऊंगा पूरे इंडिया से। जी। अभी भी उस मिशन पे हैं आप? हाँ, यही है आगे की है ये करना है वो। और मैं फिर से उसको रिवाइव भी कर रहा हूँ। जी। तो क्या कहूँगा मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी में 10 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, 4-5 लोग एग्जाम देते हैं, और उनमें से मैं मानता हूँ कि 50 से 60 हजार लोग होंगे जो सीरियस होंगे एस्पिरेंट्स, जो डेडिकेटली प्रिपरेशन करते हैं। 50-60 हजार लोग हर साल तो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, क्योंकि आईएएस तो बनते हैं 200-300 ही, लेकिन वो 50-60 हजार लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ मेरे ही तरह कुछ कर लेंगे। लेकिन जो सच में आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं गाइडेंस कहूंगा। 3 पिलर फार्मूला मैंने बनाया था व्हेन आई डिकोडेड द यूपीएससी, एंड मैं यूपीएससी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया था कि 3 चीजें आपको करनी है। पहला, आपको प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है एंड डिकोड करना है उसमें। वो यूपीएससी अपने उस प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया है कि क्या वो पूछेगा। मैं यूपीएससी के माइंडसेट में बता देता कि ये क्वेश्चन आएगा और यही आया। मैंने अपने लास्ट के 2 अटेम्प्ट में बता दिया था कि ये क्वेश्चन आ रहेगा, वही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो छोड़िए, जिस पॉइंट पर पूछेगा वो पॉइंट मैंने अपने नोट्स में लिखा था कि इस पॉइंट्स पे पूछेगा, और उसी पॉइंट पे पूछा था। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा आंसर भी पढ़ने की जरूरत, खाली वो पॉइंट आपको क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। एंड द सेकंड इज सिलेबस यूपीएससी का। यूपीएससी के सिलेबस को थोरोली रीड कीजिए, राइट कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। एंड तीसरा, जो सिलेबस में मेंशन है वो कहां से पढ़ा जाएगा, उसके लिए फिक्स रिसोर्सेज कीजिए। मैंने अपने 9 साल के प्रिपरेशन 150 से 200 किताबें पढ़ी। इट्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीड एवरीथिंग एंड रिमेंबर एवरीथिंग। यही मेरे साथ प्रॉब्लम होता था। तो मैंने उसको सॉर्ट करके सिर्फ 12 ऐसी किताबें, 12 ऐसी किताबें सॉर्ट इन कर दिया है कि केवल वो 12 किताबें आप पढ़ लें तो उसमें से 70 to 80% कवर हो जाएगा। एंड इफ यू स्कोर 50% इन यूपीएससी, यू विल टॉप दैट एग्जाम। आप ये जो आप तैयारी के लिए जो आप रिसोर्सेज आपने बना के दिए हैं, आपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया, तो वो तो प्री के लिए नहीं, एवरीथिंग, प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि प्री की तैयारी नहीं होती है कोई। प्री की कोई तैयारी नहीं, प्री की प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, मेंस की तैयारी? यूपीएससी में कहा जाता है मेंस इज मेन। इफ योर मेंस इज वेल प्रिपेयर्ड, योर प्रीलिम्स और इंटरव्यू सब निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो जिनको मैंने बताया, प्रकाश राज पुरोहित, बहुत लोग कहते हैं इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। ही वाज ऑलमोस्ट फेल्ड इन यूपीएससी इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन मेंस में उतना इनका हाईएस्ट स्कोर था कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक पे उनको। अगर आपको मौका मिलता एक और अटेम्प्ट देने का, इस बार क्या डिफरेंटली करते हैं? वही जो मैंने सीखा था, बस उसको एग्जीक्यूट कर देता। अंडर प्रेशर नहीं होता। मैं प्रेशर में, देखिए 2 हिस्से होते हैं। 9th टाइम भी, मतलब 9th टाइम में तो समझ में आता है कि चलो अब लास्ट बचा है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है। बट अगर आप जैसे बता रहे थे 8th अटेम्प्ट में भी आपने वो गलती की कि आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कराए जिनके आंसर्स आपको नहीं पता थे, आपने जस्ट गेस किया। तो इंटेलिजेंट गेस। हाँ, तो बेसिकली ये पिछले 7 अटेम्प्ट्स में आप ये रियलाइज नहीं कर पाए कि भाई ये नहीं करना? हाँ, ये एक बहुत मैं रियलाइजेशन वाली बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप दौड़ रहे होते हैं ना,
और हार रहे होते हैं तो आपका ब्रेन ट्रैप्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है। और फ्रीजिंग दो तरह से, फेलियर पूरी दुनिया से, ट्रस्ट लोगों का खत्म। जहाँ एकेडमिक टॉपर हुआ, जो लोग मुझे नाच करते थे उन लोगों ने मेरे से बात करना तक छोड़ दिया, फाइनेंशियल कंडीशन तक मेरी खराब, फाइनेंशियल सपोर्ट तक भी खराब। तो एक तो मेंटल फ्रीजअप हो गया था और दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर। आईएएस बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो प्रिपरेशन, इफ यू हैव वेल प्रिपेयर्ड बट बैड परफॉर्म। प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस, आपने प्रिपरेशन अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो फेल। प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा किया तो फेल। यू हैव टू बी गुड इन टू ऑल दिस टू। आपको प्रिपेयर भी अच्छा करना पड़ेगा और परफॉर्म भी अच्छा करना पड़ेगा। अब तक ब्लॉगिंग से कितना कमा चुके हैं? वेरी डेंजरस क्वेश्चन। इतना आंसर है कि मैं स्टेबल हूँ अब। तो कंपनी लगभग कितने का रेवेन्यू करती है इन अ ईयर? लास्ट ईयर हमारी 3.5 करोड़ की टर्नओवर थी। इज देयर एनीथिंग एल्स आप बताना चाहेंगे? मैं लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लाइफ एक जर्नी है। मैंने डेस्टिनेशन सोचा था कि मैं आईपीएस बनूंगा और अभी यहाँ पे हूँ और अभी मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। तो लाइफ एक जर्नी है, इसको बेहतर तरीके से जीना है। और ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारे लोग डेड किए, मेरे रिलेटिव, मेरे घर में ही। तो आई रियलाइज एंड आई मेड अ फॉर्मूला एंड आई विल से एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट डीपली कि देयर इज ओनली वन डे लाइफ। मैं जैसे आज आपके पास आया हूँ, लिव अ डे बेसिकली। लिव अ डे। तो अच्छे से खा लिया, बात कर लिया, मिल लिया, काम कर लिया, जो भी करना है सिंगल डे। मैं कल डेट कर जाऊं, कल मर जाऊं तो मुझे रिग्रेट ना हो। बहुत ज्यादा आगे का प्लान नहीं करना। बहुत ज्यादा नहीं करना है। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं आईपीएस, मैं तो किराना दुकान चला रहा था। तो मैंने कब सोचा था कि मैं आईपीएस की तैयारी करूंगा? वो अचानक एक इंसिडेंट आया, मैंने तैयारी करी। मैंने कब सोचा था कि मैं डिजिटल मीडिया में जाऊंगा? मैंने कब सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा? नथिंग इज डिफाइंड, इट इज प्री डिफाइंड इन भगवान के द्वारा पहले से ही। तो दोस्तों, अमरदीप की जो ये जर्नी है, ये एक ऐसी कहानी है जो गांव में जितने लोग हैं बहुत सारे अभावों में जीते हैं, बहुत सारे सपने लेके बड़े होते हैं। कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है कि हम इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस सोचते रह जाते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। बेशक अमरदीप 9 बार फेल हुए, लेकिन ये 9 बार का अटेम्प्ट लेने के लिए आपको चाहिए जिगरा और आपको चाहिए डिटर्मिनेशन, है ना? बिल्कुल। और सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का जो आर्थिक संतुलन है वो भी बिगड़ा हुआ है। उसके बाद भी अगर आप इतने ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ 9 बार अटेम्प्ट देते हैं तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप कितने रेजिलेंट हैं और कितने परसुएसिव हैं और कितना अपने अंदर आप विश्वास रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, अगर एक बार फेल होता है, कोई 2 बार फेल होता है, तीसरी बार में फिर वो सोचता है कि अरे यार ये काम नहीं कर रहा, कुछ और कर लेते हैं। और कई लोग कहेंगे कि भाई अगर ये इनको रियलाइज़ हो जाता कि 3 बार में, 4 बार में, तो शायद 4-5 साल बच जाते। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप वो जो 9 अटेम्प्ट आपने लिए, अब इनको कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई अगर मैं 5वां या 6वां 7वां अटेम्प्ट देता तो शायद हो जाता, अगर 3 साल में आप छोड़ देते तो। उसके बाद की जो जर्नी है वो ये दिखाती है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। करेक्ट? तो वो पैसा इन्होंने बहुत कमाया है और आगे भी हम आशा करते हैं बहुत सारा पैसा कमाएं, लोगों की मदद करें। और 17 लोगों की अभी टीम है इनकी, और इनकी टीम और बढ़े, ऐसे ही ये तरक्की करें और अपनी जो रेजिलेंस है, अपना जो ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, ये लोगों में पास ऑन करें कि भाई नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। फेलियर और सक्सेस एक इस जर्नी का हिस्सा है। आज हम कुछ शुरू करते हैं, नहीं चलता तो दूसरे पे ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं। आप देखते हैं कि कोटा में जाके इतने सारे सुसाइड्स होते हैं, अब लोग फेल होते हैं। ये कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ, बहुत सारे लोग तो इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं कि भाई वो फियर है, ट्राई भी नहीं किया। राइट? कोटा में जितने लोग बैठे हैं, सारे जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और उन्होंने एग्जाम दिया भी नहीं होता उससे पहले वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइडल थॉट्स इनको भी आए और इन्होंने उनको ओवरकम किया और अपना रेजिलेंस नहीं छोड़ा, कुछ करने की जो जिद है वो नहीं छोड़ी। और आज अमरदीप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, एक मीडिया हाउस ये चलाते हैं। इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आई होप आपको इनकी कहानी और इनकी जर्नी बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको इनकी जर्नी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि और जो भी आपके कोई ऐसे सवाल हैं, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जिन्होंने जिस बारे में इन्होंने बात की है उस पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए।